आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ हमारी एडिटर लीगल अफेयर्स सपना कौशिक भी मौजूद हैं। हम इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या एक जज को इम्पीच किया जा सकता है, यानी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर उन्हें सैक किया जा सकता है, यानी जज की नौकरी से निकाला जा सकता है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि आप सबने सुना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज शेखर यादव रविवार को विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल के कार्यक्रम में गए और उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि एक मौजूदा सिटिंग जज को बिल्कुल शोभा नहीं देता है और देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ बयान दिए हैं। इसे नफरती बयान भी कहा जा सकता है क्योंकि ये बयान समाज में वैमनस्य फैला सकते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहले तो वो बयान सुनवाते हैं और फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या शेखर यादव को उनके पद से हटाया जा सकता है, क्या संभव है, भारत में क्या ऐसा पहला हुआ है, या ऐसी प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं जिनका नतीजा आना बाकी है। तो पहले बयान सुनिए, उसके बाद इन तमाम सवालों का आपको जवाब देंगे। कि हाई कोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो चार पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। तो आपने जस्टिस शेखर यादव के बयान सुने, अब चर्चा करते हैं। सपना जी, इस पूरे मामले में ये बयान आपने सुने और हम सब लोग सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है, चर्चा भी हो रही है, लगातार लेटर्स लिखे गए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया है और उन्होंने हाई कोर्ट से बयान की कॉपी मांगी है, यानी सुप्रीम कोर्ट मूड में है कार्रवाई करने की। पहले तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ? सौरभ, देखिए, सबसे पहली बात अगर आप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कार्यवाही कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें वो किसी हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सके, उसे नौकरी से बर्खास्त कर सके या इम्पीचमेंट कर सके। क्योंकि इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होता है। पार्लियामेंट में दोनों सदनों में से राज्यसभा या लोकसभा में ही इम्पीचमेंट का मोशन मूव किया जा सकता है। अगर राज्यसभा में करते हैं तो उसके लिए 50 एमपीज को इम्पीचमेंट का मोशन मूव करना होता है और लोकसभा में 100 एमपीज का सपोर्ट से इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जा सकता है। यानी ये जज शेखर जो सिटिंग जस्टिस हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकती है जिसमें दो डिफरेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या जजेस हो सकते हैं और एक सेम हाई कोर्ट का जज हो सकते हैं। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप कह सकते हैं कि उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या इन्होंने कोई मिसबिहेव किया है, क्या इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या जजेस ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या तो इनसे कह सकता है कि आपका ये जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये मिसबिहेव की कैटेगरी में आती है और आपके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, इसलिए आप अपनी मर्जी से रिजाइन कर सकते हैं। दूसरा कह सकता है
कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आप इनको कोई भी जुडिशियल वर्क मत असाइन मत करिए, क्योंकि जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे ये पता चलता है कि इम्पार्शियल नहीं है, बायस्ड है, मतलब काम नहीं कर सकते हैं, जुडिशियल अपना जो है इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते हैं, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। हाँ, काबिल नहीं है और इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो इसके लिए सीजे को एडवाइस कर सकते हैं हाई कोर्ट के, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेज सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं कि इनको रिमूव कर देना चाहिए, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट होना चाहिए, और अपनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट के साथ पीएम और प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट से ही हो सकता है, या तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जब इम्पीचमेंट मोशन पास हो जाएगा, वो भी 2/3 की मेजोरिटी से, और जब प्रेसिडेंट कंसेंट कर देंगे उसी के बाद इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही होती है। और दूसरी बात कि हाई कोर्ट जो होते हैं वो कभी सुप्रीम कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि किसी भी जज को रिमूव कर सके। किसी भी जज को रिमूव कर सके, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी रिकमेंडेशन जरूर वो पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। आपको बताएं, इम्पीचमेंट वो प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी मौजूदा जज को उसके पद से हटाया जा सके या हटाया जा सकता है। सपना जी, जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना सकता है या तबादला कर सकता है जज का, या तबादला रिकमेंड कर सकता है कि ट्रांसफर की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर होती है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकती है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट बॉस एक तरीके से है भी और नहीं भी, वो ट्रांसफर कर सकते हैं पर निकाल नहीं सकते। बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, हमारा कहा जाता है हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है, हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है बहुत धीमी है। मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, लेकिन फिर भी इतनी धीमी प्रक्रिया है। अब पार्लियामेंट में एक सांसद है श्रीनगर के जिनका नाम है रूहुला, उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया है और 100 सांसदों के सिग्नेचर की एक मुहिम वो चला रहे हैं। अगर 100 सांसद सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई जस्टिस शेखर यादव को हटाना है, उसके आगे क्या होगा? वो स्पीकर के पास जाएगा। हाँ, अगर लोकसभा में होता है तो स्पीकर के पास, और राज्यसभा के 50 एमपी साइन करके देते हैं तो चेयरपर्सन के पास जाता है, यानी उपराष्ट्रपति के पास जाता है। उसके बाद वो एक कमेटी बनाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सीजे होते हैं हाई कोर्ट के, जहां से जिस भी कोर्ट के वो होते हैं, और उसके अलावा कोई भी एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट उसमें शामिल होता है उस कमेटी के अंदर। वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखी जाती है, और जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है विद 2/3 मेजोरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 2/3 मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इम्पीचमेंट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से हमारे पहले भी ऐसा हुआ है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई, लेकिन किसी का इम्पीचमेंट अभी तक नहीं हो पाया। उसका रीजन सिर्फ यही था कि दोनों हाउसेस में नहीं हो पाया। एक बार जस्टिस सौमित्रा सेन जो कलकत्ता के थे, हाईकोर्ट के वो थे जस्टिस थे, उनके खिलाफ राज्यसभा में पास हो गया था, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स पूरी होती उससे पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। यानी जज खुद ही शर्म से या खुद ही उनको लगता है कि मॉरली में हार जाऊंगा, मेरे तो इतिहास में दर्ज हो जाऊं, उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आज तक अभी तक तो किसी के भी खिलाफ पूरी नहीं हुई है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, लेकिन हाँ, दोनों हाउसेस से 2/3 का सपोर्ट चाहिए होता है, उसी के बाद इम्पीचमेंट पॉसिबल हो पाता है। यानी इस पूरे मामले में जो सांसद रूहुला ने पहले वो 100 सांसदों के सिग्नेचर लें, फिर वो स्पीकर के पास जाएगा, फिर स्पीकर कमेटी बनाएगा, कमेटी की रिपोर्ट टेबल होगी, उस पर सदन में संसद में चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद उसके बाद उसे 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा, फिर वो प्रेसिडेंट का साइन होगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट की कंसेंट। यानी सारी अगर मेहनत की गई और फिर प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, एक वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। राइट, प्रेसिडेंट का कंसेंट भी जरूरी होता है। तो मतलब किसी मस्जिद को ढाना आसान है इस समय हमारे देश में, किसी नफरती जज को हटाना या उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना बहुत मुश्किल जटिल प्रक्रिया है सौरभ। लेकिन बात यही है कि इम्पीचमेंट तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन जजेस को अपना कंडक्ट ध्यान से करना चाहिए। उसके लिए हमारे देश में ऑलरेडी इतना लॉज है, वैल्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइंस दी हुई हैं,
बेंगलोर में भी गाइडलाइंस पास की थी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज फॉलो करती है कि जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश से जो शुरू हुई मुहिम, वो हमारे ही देश में जजेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइंस नियम नहीं है ना, लेकिन फॉलो तो करने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कहीं भी ये प्रूव नहीं किया है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप किसको कहेंगे कि मिसबिहेव हुआ है। कोई भी स्टेटमेंट इम्पार्शियल होना चाहिए किसी भी जज को, ये तो रूल ऑफ कंडक्ट है ना कि आप किसी भी जज को इम्पार्शियल होना चाहिए। रीस्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी यही कहती है, जो कि हाई कोर्ट के जजेस पर भी लागू होनी चाहिए। तो इम्पार्शियल आप कैसे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ने सीधे सीधे कहा है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई है, वो जजेस पे दी गई है। तो फंडामेंटल राइट्स आप कब किसी के प्रोटेक्ट कर पाएंगे? वो तो चाहे माइनॉरिटी हो या कोई देश का एक व्यक्ति भी हो, सिर्फ एक व्यक्ति के भी अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट के पास जा सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज ऐसी बातें करेगा और इतने बड़े लेवल पे करेगा, तो आप उससे कैसे उम्मीद करेंगे कि वो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा? उनको तो अनबायस्ड होना ही चाहिए। उनको अनबायस्ड होना चाहिए। सपना जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बयान की डिटेल्स मांगी है। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा इसमें, या क्या कर सकता है? डिटेल मांगी है, फिर उस पर क्या समन कर सकता है? इस जज को बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है और उनको ये कह सकता है कि आप उनको, मैंने जैसे कि आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट रिमूव तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अथॉरिटी तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 5 में विद आर्टिकल 218 उसमें प्रोसीजर दिया गया है कि हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, लेकिन वो अपनी रिकमेंडेशंस जरूर भेज सकता है। तो उनके पास सिर्फ यही हो सकता है कि वो अपनी रिकमेंडेशंस भेज दें, या फिर हाई कोर्ट के सीजे को बोल दें कि भाई इनको आप कोई जुडिशियल वर्क अलॉट मत कीजिए, और अपनी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट और पीएम के पास भेज दें कि उन्होंने ऐसा क्यों ऑर्डर पास किया कि उनको कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया जाएगा। अंडमान निकोबार में कोई हाई कोर्ट तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है नहीं है, नहीं, उसकी बेंच नहीं है अंडमान हाई। तो हाई कोर्ट सबसे सुदूर कहा जाए, अगर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाए तो सबसे सुदूर हाई कोर्ट कौन सा है? मणिपुर में हाई कोर्ट है। मणिपुर में तो है, पर वो सुदूर थोड़ी, वो तो होता ही रहता है। वहां पे धारवाड़ में भी एक बेंच है। धारवाड़, यानी मतलब आप कह रही है कि पनिशमेंट पोस्टिंग उन्हें कहीं भी दी जा सकती है। पर पनिशमेंट पोस्टिंग से ज्यादा सौरभ बात है कि उनको कोई काम ही अलॉट नहीं किया जाएगा। आप जज तो रहेंगे, लेकिन आपके पास कोई काम नहीं होगा, आप कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप जज किस बात के जब आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। जस्टिस शेखर यादव का रिटायरमेंट 2026 में है, 2 साल। अगर मान लीजिए कि ये रूहुल्लाह साहब दस्तखत करवा रहे, इसमें ओवैसी और तमाम लोगों ने दस्तखत कर भी दिए हैं, अगर मान लीजिए कि 100 दस्तखत मिल भी जाते हैं और इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू भी हो जाती है, कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि अभी विंटर सेशन में तो लग नहीं रहा है कि कमेटी बनेगी और ये रिपोर्ट आएगी, वो तो लंबा हो सकता है कि प्रक्रिया पूरी होते हो तब तक तो रिटायर ही हो जाए यादव जी। लेकिन वो एक ही सेशन में होना चाहिए सौरभ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस सेशन में आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू करते हैं उसी में होना भी चाहिए, अदरवाइज वो सब बेकार हो जाता है। मतलब मोटा मोटी जो समझ में आया हमें, और दर्शक अपने हिसाब से समझे, हम जिस हिसाब से समझ रहे हैं वो एक पर्सपेक्टिव देने की मतलब प्रक्रिया है इनको हटाने की। एक सिटिंग जज को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, हमारे देश के पार्लियामेंट हटा सकती है, बिल्कुल हटा, लेकिन वो प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। सौरभ, उसको जटिल रखने का एक मोटिव ये भी था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, ऐसा ना हो कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करना शुरू कर दे, कि जिसके पास मेजोरिटी है उसके काम इन्फ्लुएंस में आ जाए। इसीलिए इतनी जटिल प्रक्रिया रखी गई थी कि ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में आ जाए कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। इसी से बचाने के लिए ये प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई थी, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो ट्विन प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसे कि जस्टिस शेखर यादव ने कहा कि मेजोरिटी के हिसाब से चलेगी, बिल्कुल डेमोक्रेसी इसी ट्विन प्रिंसिपल पे काम करती है कि मेजोरिटी की चलेगी, लेकिन किसी के भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए। मतलब मेजोरिटी मतलब धार्मिक मेजोरिटी? हाँ, धार्मिक मेजोरिटी नहीं, सरकार चलेगी मेजोरिटी के हिसाब से, जैसे कि बीजेपी जैसे कि चुनेगी तो सरकार वैसे बनेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर देंगे, और इसीलिए जजेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। वो कहीं भी, चाहे पब्लिक अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में या प्राइवेट कैपेसिटी में, अपनी कोई भी ओपिनियन
कहीं पर भी पास नहीं करेंगे कि वो किस विचारधारा की तरफ बायस्ड है या कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उसके बारे में कहीं भी बात नहीं करेंगे। ये जो जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो गाइडलाइंस है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा गया है। साफ साफ लिखा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं जस्टिस शेखर के ऊपर, क्योंकि रोस्टर तो वही बनाते हैं। सौरभ, वही बात है कि बस वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जस्टिस शेखर यादव को कह सकते हैं कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, या फिर उनको कोई जुडिशियल वर्क अलॉट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा बस यही उनके खिलाफ हो सकता है। बाकी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट से ही पास होती है, तो वहीं पर पास होंगी। जस्टिस शेखर कहें हम नहीं हटेंगे, हम रिटायरमेंट नहीं कर लेंगे, हम तो करेंगे और हम खुद कोर्ट जाएंगे कि हमारे खिलाफ जो है बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। नहीं सौरभ, ऐसा पॉसिबल जस्टिस शेखर को अधिकार है कोर्ट में जाने का। अभी तक तो आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है सौरभ, लेकिन पत्रकार आदमी के दिमाग में आते हैं सब सवाल। बिल्कुल बिल्कुल आता है, लेकिन ऐसा हो आप जैसे वकील सजेस्ट कर देंगे उनको, खुद ही जज वकील रहे होंगे कभी। हाँ बिल्कुल, आप जैसे वकील सजेस्ट कर देंगे सुनिए ये तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, नहीं, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात है, कुठाराघात है। तो सौरभ, उन्हें दूसरों के भी फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए अपनी ऐसी स्टेटमेंट कोई पास नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये है कि कहीं पर भी मिसकंडक्ट को डिफाइन नहीं किया गया है कि जजेस के लिए मिसकंडक्ट क्या होगा, मिसबिहेव क्या होगा। तो वो किसी भी फैक्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि जस्टिस जेबी पादरीवाला के खिलाफ भी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, जो कि अब फ्यूचर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे, लेकिन उन्होंने भी इम्पीचमेंट से बचने के लिए अपने जो रिमार्क था रिजर्वेशन को लेकर उसको हटा दिया था और फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी। तो ये हो सकता है कि वो अपनी उसको अपॉलॉजी एक पास कर दे और उसको विड्रॉ कर लें। तो ये एक चीज हो सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सब ऑर्डिनेट नहीं है, तो बराबर के लोग एक दूसरे के खिलाफ कैसे इंसाफ कर सकते हैं। और प्रोसीडिंग्स तो वही होंगी, बस यही है कि वो इम्पीचमेंट से बचने के लिए या तो माफी मांग लें या अपनी उस रिमार्क को वापस ले लें। सुना आपने सपना जी को, समझिए कि माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगा, सोचेगा कि यार काहे के लिए इतना पूरा माहौल बनाया जाए, इतनी ताकत लगेगी, चर्चा होगी, अभी एक के खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ है, कल किसी दूसरे जज के खिलाफ होगा, तो जजेस तो फिर साथ साथ हैं, काले कोर्ट वाले जैसे वकील हैं, पुलिस वालों को पीट देते, तो सब लोग एक हो जाते हैं। सो बड़ी जटिल प्रक्रिया है और सब कुछ वापस आ जाता है। गुजरा वक्त और कहे गए वाक्य, शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल फुटप्रिंट है, ये जो बयान दिया है जज साहब ने हमेशा रहेगा। खैर, इतनी लानतें तो उनको भेजी जा रही हैं, अगर वो वाकई में थोड़ा शर्मसार होकर खुद ही अगर कुछ रिटायरमेंट जैसा फैसला ले लेंगे तो शायद बाकियों को संदेश जाएगा। अगर नहीं लेंगे और कोई कार्रवाई कल नहीं होती है तो फिर बाकी भी कल को ऐसे बयान दे सकते हैं। सपना जी हमारे साथ जुड़ी आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।